हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और आज हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने से पहले तो देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर आयाम के सापेक्ष कोणीय दूरी होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज आयाम पर। किस पर? क्षैतिज आयाम पर, क्षैतिज आयाम पर सुनिश्चित कोणीय दूरी, सुनिश्चित कोणीय दूरी कैसे होती हैं? क्षैतिज आयाम पर सुनिश्चित कोणीय दूरी पर, सुनिश्चित कोणीय दूरी पर ऐसी ऊर्ध्वाधर एवं वक्राकार, कैसी होती हैं? वक्राकार रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हैं या जोड़ती हैं, मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इसमें बिंदु हैं कि क्षैतिज आयाम पर ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष कोणीय दूरी नहीं लेनी है, किसके? क्षैतिज आयाम पर लेनी है। और कैसी दूरी होनी चाहिए? सुनिश्चित कोणीय दूरी होनी चाहिए। और ये ऊर्ध्वाधर होंगी और वक्राकार रेखाएं होंगी। अब किसको जोड़ेंगी? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, तो ऐसी रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग देखें या सीधे सीधे हम लोग कहते हैं कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोग देखें अगर ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इन रेखाओं को किसके नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। किसको मिलाती हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर पाई जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर पाई जाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। या स्पष्ट सुव्यवस्थित परिभाषा आप देखते हैं तो क्षैतिज आयाम पर सुनिश्चित कोणीय दूरी पर ऐसी ऊर्ध्वाधर एवं वक्राकार रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। और देशांतर रेखाओं का महत्व किसके निर्धारण में होता है? समय के निर्धारण में होता है। देशांतर रेखाओं का महत्व समय के निर्धारण में होता है।
तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अगर हम लोग मान लें इस तरह से, मान लिया हम लोग पृथ्वी को हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसके सहारे पृथ्वी को काटा और ध्रुवीय भाग को सामने कर लिया, ये केंद्र हो गया, और इसको चपटा कर दिया। क्या कर दिया? चपटा कर दिया। तो इस आयाम पर एक को मानक मान लिया गया, किसको? 0 अंश देशांतर को। 0 अंश देशांतर को मानकर इसके सापेक्ष अगर एक अंश का कोण बनाया जाए तो इसके ठीक विपरीत कितने अंश का यहां पर कोण बन जाएगा? 180 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का कोण बन जाएगा? 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो इस तरह से 0 अंश के इस तरफ 180 देशांतर और 0 अंश के इस तरफ 180 देशांतर होती है। लेकिन जो 180 होती है, चाहे इधर से दो रेखाएं नहीं होती हैं, सिर्फ एक रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? सिर्फ एक रेखा होती है। और जब आपके सामने 0 अंश देशांतर होती है, कौन सी देशांतर? 0 अंश देशांतर होती है, तो इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और इसको किसके नाम से पुकारेंगे? पश्चिमी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं। अगर आपके सामने 0 अंश देशांतर है तो इसको पूर्वी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं और इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं। अब पूर्वी गोलार्ध में स्थित देशांतरों को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशांतरों को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। ईस्ट का पहला अक्षर ई लिखा जाता है और पश्चिमी देशांतर के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है, वेस्ट का पहला अक्षर। जैसे हम लोग वहां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के लिए नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ लिखे थे। नॉर्थ का पहला अक्षर एन, साउथ का पहला अक्षर एस। उसी तरह अगर ईस्ट पूर्वी देशांतर को संकेतित करना है तो उसे ई से लिखते हैं और पश्चिमी देशांतर को डब्ल्यू से लिखते हैं। अगर कहीं भी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ रेखाओं के बारे में कहा जाए और ना कहा नहीं गया कि अक्षांश है, तो भी आप समझ लेंगे कौन सी रेखाएं की बात की जा रही है, अक्षांश रेखाओं की बात की। अगर मैपिंग ग्लोब के संदर्भ में रेखाओं की बात की जा रही है और नॉर्थ साउथ लिखा है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। अगर ईस्ट वेस्ट लिखा गया, अगर देशांतर लिख दिया गया तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ईस्ट और वेस्ट लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं यामोत्तर भी लिखा रहता है, तो देशांतर कहा जाए या यामोत्तर, आप दोनों बात को एक ही समझेंगे। तो इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180। लेकिन जो 180 होती है वो दो रेखाएं नहीं होती, सिर्फ एक रेखा होती है। तो इस तरह से 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन 180 की काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई, तो एक हम लोग घटा देते हैं और 0 अंश देशांतर की अभी काउंटिंग नहीं है तो एक जोड़ देते हैं। तो इस तरह कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाए कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। स्पष्ट हुआ? अब 0 अंश के विपरीत कौन सी देशांतर आप लोग देख रहे हैं? ठीक विपरीत दिशा में 180 देशांतर होती है। और किसी भी देशांतर का विपरीत देशांतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 45 अंश पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 180 में से 45 घटा देंगे। कौन सा? 180 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 135 अंश।
अगर 45 अंश पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर पूछा जाए तो आप क्या प्रक्रिया करेंगे? 180 में से 45 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 135 अंश आ जाएगा। अब ईस्ट का पूछ रहा है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? वेस्ट। अगर यहां ईस्ट वेस्ट होता तो यहां क्या हो जाता? ईस्ट हो जाता। यानी दो ऐसे देशांतर जिनका योग, दो ऐसे देशांतर जिनका योग 180 अंश हो और एक ईस्ट हो और एक वेस्ट हो, एक ईस्ट हो और एक वेस्ट हो और उनका योग 180 हो, तो ये देशांतर एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत देशांतर होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 135 अंश पश्चिमी देशांतर का विपरीत देशांतर निकालिए, तो 180 माइनस 135 अंश तो कितना आ जाएगा? 45 अंश। लेकिन वेस्ट है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? ईस्ट लिख देते हैं। स्पष्ट हुआ? चलिए, हम लोगों ने क्या देख लिया कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? क्षैतिज आयाम पर सुनिश्चित कोणीय दूरी पर ऐसी ऊर्ध्वाधर और वक्राकार रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है? समय की गणना करने में होती है। किसकी गणना करने में होती है? समय की गणना करने में होती है। अब आप लोगों ने देखा कि 180 देशांतर जीरो के ठीक विपरीत दिशा में है। अगर आपके सामने 0 अंश देशांतर दिखाई दे रहा है तो इस तरफ पूर्वी गोलार्ध होगा, इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध होगा। पूर्वी गोलार्ध में स्थित देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, उसको ईस्ट के पहले अक्षर ई से डिकोड करते हैं। और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, उसको वेस्ट के डब्ल्यू से संकेतित किया जाता है। अगर ग्लोब को घुमा दिया जाए और सामने 180 आ जाए, कौन सी आ जाए? 180 आप कर दिया जाए। अगर आप कह दिया जाए कि आपके सामने 180 अंश देशांतर दिखाई दे रही है तो ये कौन सा गोलार्ध होगा? अगर सामने 180 अंश देशांतर दिखाई दे रही है तो ये गोलार्ध बदल जाए, घुमाएंगे तो ये पश्चिमी हो जाएगा, ये यानी इस तरफ कौन सा? अगर मान लेते हैं हम यही वृत्त है, इस पर आपको सामने 180 अंश देशांतर दिखाई दे रही है तो ये पश्चिमी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा और ये पूर्वी गोलार्ध होगा। यानी अगर आपके सामने 0 अंश, कौन सा? 0 अंश देशांतर है तो आपके दाहिने तरफ वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं तरफ वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। लेकिन अगर आपके सामने 180 अंश देशांतर दिखाई दे रही है तो दाहिनी तरफ कौन सा गोलार्ध होगा? बस उसके ठीक विपरीत हम लोग कर देंगे, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई समान होती है, लेकिन दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है। और सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर पाई जाती है दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी, और ध्रुवों पर सबसे न्यूनतम पाई जाती है। और भूमध्य रेखा पर दो क्रमागत देशांतर या कहिए एक अंश देशांतर पर कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर पाई जाती है। अगर एक अंश देशांतर का अंतर आ जाता है तो दूरी में कितना डिफरेंट आ जाएगा? 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। और यह दूरी ध्रुवों की तरफ घटती चली जाती है और सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होती है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। प्रधान देशांतर रेखा किसको हम पढ़ने चल रहे हैं? प्रधान
देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, प्राइम PRIME, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर रेखा। जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा होती, कौन सी देशांतर रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। प्रधान देशांतर रेखा किसको कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। और इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में, इसका निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस में किया गया और 0 डिग्री को प्रधान देशांतर रेखा माना गया। 0 डिग्री को प्रधान देशांतर रेखा 1884 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस में निश्चित किया गया और उसी को मानक मानकर अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण किसको मानक मान के किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसीलिए इसको ISTL के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ISTL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा किसके नाम से जाना जाता है? ISTL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है किसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, या उसी को प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधान देशांतर रेखा यूके के, ब्रिटेन के लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। कौन सी वेधशाला है? ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसे GMT के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? GMT, ग्रीनविच, ग्रीनविच वेधशाला के निकट से होकर गुजरती है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, टाइम लाइन किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा GMT या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है और इसी को मानकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण किया जाता है। और ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या कहिए प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? आप यहां देखेंगे महासागर, आर्कटिक महासागर किससे होकर? आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। जो प्रधान देशांतर रेखा है कहां से होकर गुजरती है? आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। और जो प्रधान देशांतर रेखा है वह भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है। प्रधान देशांतर रेखा या आप कहिए 0 डिग्री देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा यानी 0 अंश अक्षांश एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? गिनी की खाड़ी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? गिनी की खाड़ी में काटते हैं। और प्रधान देशांतर रेखा यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर रेखा या कहिए कि प्रधान देशांतर रेखा यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर आप देखते हैं तो जो प्रधान देशांतर रेखा है कौन कौन से यूरोप के देशों से गुजरती है? आप देखेंगे इधर आपको मिलेगा यूके। कौन सा देश?
यूके, देखिए बिंदी बिंदी लगी हुई लाइन है, आप लोग एटलस में भी देख लेंगे बैठ के आराम से। तो यहां पर देखेंगे यूके, फ्रांस, स्पेन, यूरोप के किन देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है। यूरोप के 3 देशों से होकर प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है, यूके, फ्रांस, स्पेन। और हम लोग जब अफ्रीका पढ़ रहे थे तो वहां देखे थे यहां के किन देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? अल्जीरिया, माली, कौन कौन से देश? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? प्रधान देशांतर रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो प्रधान देशांतर रेखा आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप के 3 देश कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन है। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। और प्रधान देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटते हैं। स्पष्ट हुआ? प्रधान देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच मीन टाइमलाइन किसको माना जाता है? 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है। और 0 डिग्री देशांतर सामने दिखाई देती है तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा और ये पश्चिमी गोलार्ध होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है किसको माना जाता है? 180 अंश देशांतर को माना जाता है। किसको माना जाता है? 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। और जब 180 अंश देशांतर आपके सामने होती है तो ये कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा और ये पूर्वी गोलार्ध होगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको माना जाता है? 180 अंश देशांतर को माना जाता है। और इसी को मानकर किसको? इसी को मानकर नए दिन का निर्धारण किया जाता है। किसके मान से? इसी को मानकर नए दिन का निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 अंश देशांतर का पूरी तरह से अनुसरण करती है। 180 देशांतर का पूरी तरह से अनुसरण नहीं करती है। 4 स्थानों पर हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ी गई है, क्योंकि तिथि रेखा के इस तरफ दूसरी तिथि होगी, इस रेखा के दूसरी तिथि होगी। अगर किसी भी देश या स्थल भाग से यह गुजर जाएगी तो उस देश में 2 तिथियां हो जाएंगी, एक तिथि इधर होगी तो एक तिथि इधर होगी। ऐसे में समय सारणी बनाने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए जहां जहां स्थल भाग मिला वहां पर 180 देशांतर को, या आप कहते 180 देशांतर को जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 स्थानों पर मोड़ दिया गया है। कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? 4 स्थानों पर मोड़ा गया है। तो हम लोग थोड़ा देखें मैप के हिस्से में। आप यहां पढ़ेंगे रूस वाला, साइबेरिया रूस का हिस्सा है और ये अलास्का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जलसंधियों के बारे में देखेंगे कि यहां पर एक जलसंधि पड़ती है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, बेरिंग जलसंधि। कौन सी जलसंधि है?
बेरिंग जल संधि है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह बेरिंग जल संधि के समानांतर है। कैसी है? बेरिंग जल संधि के समानांतर है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किसके समांतर है? किस जल संधि की? बेरिंग जल संधि के समानांतर है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 स्थानों पर मोड़ा गया है। तो हम लोग देखेंगे कहां कहां ऐसा किया गया है। तो हम लोग देखेंगे एक बार 66.5 डिग्री यहां पर जाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहां पर हम लोग देखेंगे 180 डिग्री यहां से होकर जाती है। लेकिन अगर यहां इसको मान लिया जाता सीधे तौर पे तो साइबेरिया वाले हिस्से में 2 डेटें हो जाती है। रूस का हिस्सा है तो वहां पर एक स्थल भाग पर 2 डेटें हो जाती। इसलिए यहां इस असुविधा से बचने के लिए इसको जल भाग से गुजारा गया जहां कोई स्थल नहीं है। तो बेरिंग जल संधि से होकर एक बार यहां पर मोड़ा गया। और उसके बाद जब आते हैं यहां पर देखेंगे एल्यूसियन द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप है? एल्यूसियन द्वीप समूह है जो यूएसए का है। यहां से ना गुजरे नहीं तो यहां भी 2 तिथियां हो जाती। तो ये एक बार 52.5 डिग्री अक्षांश पर पुनः उसको मोड़ा गया। एक बार 66.5 डिग्री पर यहां मोड़ा गया साइबेरिया रूस वाले हिस्से में। और एल्यूसियन द्वीप से ना गुजरे तो एक बार यहां पर मोड़ा गया। और जब आप दक्षिण गोलार्ध में आएंगे तो वहां पर देखेंगे 15.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। कौन सा? 15.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर टोगो द्वीप से होकर ना गुजरे तो वहां पर एक बार मोड़ा गया। कहां पर? टोगो द्वीप से ना गुजरे वहां पर एक बार मोड़ा गया है। उसके बाद 51.5 डिग्री आप देखेंगे यहां पर चैथम द्वीप पड़ेगा। न्यूजीलैंड का द्वीप है चैथम द्वीप, उससे होकर आज जा रहा था तो वहां पर एक बार मोड़ा गया है जिससे वहां डेट 2 ना पड़े। यानी जो डेट की असुविधा होती इसके लिए उसको जल भाग से गुजारा गया है। और 3 स्थानों पर इसके लिए मोड़ा गया है। उत्तर में आप देखेंगे यहां पर 66.5 डिग्री में साइबेरिया रूस वाले हिस्से से बचने के लिए। यहां पर 52.5 डिग्री अक्षांश पर एक बार मोड़ा गया है एल्यूसियन द्वीप से। और नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में 15.5 डिग्री पर मोड़ा गया है टोगो द्वीप पर न जाए। और नीचे जाते हैं तो 51.5 डिग्री अक्षांश पर मोड़ा गया है। कहां पर? चैथम द्वीप से होकर न गुजरे, चैथम द्वीप से मोड़ दिया गया है। यानी इस तरह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 स्थानों पर मोड़ा गया है। ठीक, चलिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और देखेंगे बृहद वृत्त के बारे में, तब डेट टाइम निकालना शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस चलेगा थोड़ा। क्योंकि 10-5 क्वेश्चन हम लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। बृहद वृत्त, बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल, बृहद वृत्त। बृहद वृत्त किसको कहा जाता है? बृहद वृत्त किसको कहा जाता है? अगर पृथ्वी को या कहिए अगर ग्लोब को चाकू या तलवार से इस तरह काटा जाए कि चाकू पृथ्वी के केंद्र से होकर जाए और पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो जिस वृत्त के सहारे कटती है पृथ्वी उसी को बृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है, ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। अगर पृथ्वी को इस तरह से काटा जाए कि चाकू पृथ्वी के केंद्र से होकर जाए और पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो जिस वृत्त के सहारे पृथ्वी कटती है उसे बृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। और बृहद वृत्त कौन सी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त का निर्माण करती है? 0 अंश, कौन सी? 0 अंश अक्षांश रेखा केवल बृहद वृत्त का निर्माण करती है और कोई भी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त का निर्माण नहीं करती है। लेकिन सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। बृहद वृत्त के सहारे ही हवाई यात्राएं और समुद्री यात्राएं सुनिश्चित की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जो हवाई मार्ग होता है और समुद्री मार्ग होता है, जो हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग होता है बृहद वृत्त के ही सहारे सुनिश्चित किया जाता है।
क्योंकि बृहद वृत्त के सहारे पृथ्वी पर न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? बृहद वृत्त के सहारे दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अगर दो स्थान बृहद वृत्त पर स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी और दूसरा रास्ता उससे अधिक लंबा होगा। इस तरह से हम लोगों ने बृहद वृत्त के बारे में देखा। और अब हम लोग देखेंगे टाइम और डेट निकालना। क्या देखेंगे? टाइम और डेट निकालना। कितना मिनट हुआ? आधा घंटा। तो हम लोग टाइम और डेट कल निकालना सीखेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट फिर कल का एक वीडियो होगा। ओके, धन्यवाद।